Hello everyone, my name is Vivek Sharma and today we will be discussing about three major articles. In the first article, we have to discuss about right to life. Then we will be talking about AI guidelines जो गवर्नमेंट ने अभी recently issue की हैं and then हम बात करेंगे ऑल्टर मैग्नेटिज्म के बारे में. तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक है. पहले टॉपिक में बात हो रही है दिल्ली एनसीआर की, खासकर दिल्ली, गुड़गांव और गाजियाबाद, जहां पर रेगुलरली हमें मंथ ऑफ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर बहुत हैवी पोल्यूशन देखने को मिलता है. अब यहां पे ये कहा जाता है कि क्लीन एयर एक ह्यूमन राइट है, बेसिक ह्यूमन राइट है, जो कि आर्टिकल 21 के अंडर हम देखते हैं, जहां पे बात की जाती है राइट टू लाइफ की. अब राइट टू लाइफ के अंदर ये कहा जाता है कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जिसमें राइट टू ब्रीथ इन क्लीन एयर आपका इनहेरेंटली इंक्लूड किया गया है. अब जो दिल्ली में आपको सीवियर एयर पोल्यूशन देखने को मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर इंपैक्ट डालता है, बिकॉज लॉन्ग टर्म लोगों को इससे परेशानी हो सकती है. तो इस वजह से यहां पे ये कहा जा रहा है कि भाई कहीं ना कहीं लोगों का आर्टिकल 21 के अंडर राइट टू लाइफ वायलेट हो रहा है. अब सबसे पहले हम हिस्टोरिकल कुछ मुद्दों को समझते हैं जिससे हमें क्लैरिटी मिलेगी. तो कहते हैं कि आर्टिकल 21 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो गारंटी करता है आपको राइट टू लाइफ. अब इसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जुडिशियल इंटरप्रिटेशन में इसको एक्सपैंड करते हुए कहा कि भाई राइट टू क्लीन एंड हेल्दी इन्वायरमेंट ये इसका पार्ट है. अब अलग अलग जजमेंट्स में ये बात कही गई थी, जैसे सुभाष कुमार केस में 1991 में ये रिकॉग्नाइज किया गया था क्लीन एयर और वाटर राइट टू लाइफ का पार्ट है. एमसी मेहता केस जो था इसमें 1987 एंड 2001 में डायरेक्ट किया गया था कि भाई आप दिल्ली में व्हीकलर एमिशन के पोल्यूशन को कंट्रोल कीजिए. एंड ताज केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने सेम हेरिटेज प्रिजर्वेशन को एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के साथ लिंक किया था. तो इन तीनों केसेस की अगर हम बात करें तो इसमें डायरेक्टली आपको रेफरेंस देखने को मिलता है अबाउट राइट टू लाइफ. अब इंडिया में ये प्रॉब्लम देखने को क्यों मिल रही है? कहते हैं देखो, अभी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट आई थी, इसमें इंडिया को मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री का टैग मिला. एंड इंडिया की कई सिटीज जैसे दिल्ली, गाजियाबाद और गुड़गांव ये टॉप पोल्यूटेड सिटीज में से एक है. अभी एयर क्वालिटी सीवियर कैटेगरी में आ रही है आपकी. एंड इसके पीछे व्हीकलर एमिशन, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड क्रॉप रेजिड्यू को जो बर्न किया जाता है, स्टबल बर्निंग, ये मेजर कारण है जिसकी वजह से पर्टिकुलेट मैटर 2.5, पर्टिकुलेट मैटर 10, आपको कई बार हेवी मिनरल्स भी एयर में फ्लोट करते हुए दिखते हैं, जिससे कहीं ना कहीं आपकी फोटो केमिकल स्मोक यहां पर दिल्ली में फॉर्म होती है और ये एक बड़ी प्रॉब्लम है. ऑल्दो गवर्नमेंट ने कई स्टेप्स लिए हैं, जैसे नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था, जहां पर 2026 तक हमें 40% तक पर्टिकुलेट मैटर की कंसंट्रेशन को कम करना था. 131 उन सिटीज के अंदर जो AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स को अचीव नहीं कर पाए, बट यहां पे इसकी इंप्लीमेंटेशन काफी वीक रही. साथ के साथ ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान को भी दिल्ली एनसीआर में इंप्लीमेंट किया जाता है. फेम पॉलिसी के अंडर हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट किया. डीकंपोजर एंड मैकेनाइज्ड स्टेबल बर्निंग के ऊपर भी हमने यहाँ पे स्टेबल कंट्रोल के ऊपर भी हमने यहाँ पे फोकस किया, बट कहीं भी इसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देखने को मिला. एयर पोल्यूशन कहीं ना कहीं डायरेक्ट, जैसे मैंने कहा, कि वायलेट करता है आपके फंडामेंटल राइट को, क्योंकि यहाँ पर जो सिटीजन है वो क्रॉनिक हेल्थ थ्रेट से जूझ रहे हैं, जैसे जिसमें हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम और कहीं ना कहीं लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होना 8 से 10 साल की, ये एक मेजर प्रॉब्लम है. अब इसमें प्रीमेच्योर डेथ जैसे 7 मिलियन के आसपास आपको इंडिया में देखने को मिलती है, वो एयर पोल्यूशन के कारण है. साथ के साथ इकोनॉमिक लॉस भी आपको 1.3% के आसपास जीडीपी का देखने को मिलता है एनुअल बेसिस पे. एंड चाइल्ड की हेल्थ के ऊपर भी इसमें प्रॉब्लम आती है. अब प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है गवर्नेंस स्ट्रक्चर में. जैसे अगर आप बात करें तो लॉ और पॉलिसीज बहुत है, बट उनकी इंप्लीमेंटेशन ठीक नहीं है. गवर्नमेंट की जो बॉडीज हैं, जैसे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, कहीं ना कहीं इनके पास इतनी इंडिपेंडेंस नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, एंड रियल टाइम अकाउंटेबिलिटी को हम इंश्योर नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है. तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि भाई हमें पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के तौर पे इसे ट्रीट करना चाहिए, जहाँ पर हम इंश्योर करें, गवर्नमेंट को इसके लिए अकाउंटेबल होल्ड करें, एंड हम रूरल कम्युनिटी को कहीं ना कहीं इंगेज करें, जहाँ पे आप ये समझें कि क्रॉप बर्निंग
या इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन या डस्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं हम उनको एड्रेस करें। ये पहला आर्टिकल था। अब बात करते हैं आज के सेकेंड आर्टिकल। सेकेंड आर्टिकल में हम एआई गाइडलाइंस के बारे में बात करेंगे। अब देखिए, रिसेंटली इंडिया ने अपनी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने गाइडलाइंस इशू की है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, जहां पर रिस्पॉन्सिबल एंड सेफ एआई गवर्नेंस को हमने प्रमोट करने की कोशिश की है। मतलब डू नो हार्म, जहां पर इनोवेशन और एथिकल सेफगार्ड दोनों को हमने ब्लेंड करने की कोशिश की है। आने वाले समय में इंडिया के अंदर इंडिया एआई इंपैक्ट समिट होने वाली है, तो ये उससे पहले एक मेजर स्टेप है। अब कहा जाता है कि देखो, इसमें 4-5 मेजर पिलर्स के ऊपर हमने फोकस किया। जैसे एम्पावरमेंट, हमने इंडिया के एआई मिशन को यहां पर फोकस करते हुए इनोवेशन को बूस्ट करने की कोशिश की है एंड मोर ओवर ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को प्रमोट करने की कोशिश की है इंडिया के अंदर। बट यहां पे हम इंकरेज करते हैं कि भाई अक्रॉस पब्लिक सेक्टर, चाहे हेल्थ हो, एजुकेशन हो, एग्रीकल्चर, इसमें एआई को इंकरेज किया जाएगा। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको भी एआई के साथ अलाइन किया जाएगा ताकि इनकी स्केलेबिलिटी, इंटरऑपरेटेबिलिटी एंड इंक्लूसिविटी को और ज्यादा बेटर किया जा सके। ग्रेडेड लाइबिलिटी सिस्टम को हम लेके आ रहे हैं, जहां पे हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि भाई जो फंक्शन जो परफॉर्म कर रहा है और कितना उसके ऊपर रिस्क है, इस चीज को हम कहीं ना कहीं पूरी तरह से कैलकुलेट कर सके एंड जिससे अकाउंटेबिलिटी प्रोपोर्शनल लेवल पे हम इंक्लूड कर सके। जैसे मान लीजिए कहीं पर ज्यादा रिस्क है तो वहां पर अकाउंटेबिलिटी ज्यादा करेंगे, जहां पर थोड़ा कम रिस्क है वहां पर अकाउंटेबिलिटी थोड़ी लीनियंट हो सकती है। देन डाटा एंड ट्रांसपेरेंसी के ऊपर भी फोकस है, जहां पर डीपीडीपी एक्ट को हमने फोकस करते हुए डाटा अवेलेबिलिटी, शेयरिंग और सेफ ऑफ ऑडिट के ऊपर हमने फोकस किया है। देन कल्चर एंड एथिकल सेफगार्ड को भी हमने इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की कि इंडिया के सोशो कल्चरल डाइवर्सिटी को इसमें इंक्लूड किया जाए, क्योंकि इंडिया के अंदर इतनी लिंग्विस्टिक, रीजनल और रिलीजन के बेसिस पे आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे कोई बायसनेस ना हो हमारे मॉडल के अंदर, हम उसको भी यहाँ पे फोकस कर रहे हैं। एंड मोर ओवर हम रिस्क बेस्ड कहीं ना कहीं इवेल्युएशन सिस्टम को भी लेके आएंगे, जो कि एआई को और बेटर वे में इंडिया में इंप्लीमेंट करने में हेल्प करे। अब इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है? ये गाइडलाइन आपकी ग्लोबल एथिकल प्रिंसिपल से अलाइन करते हैं, खासकर ओईसीडी, यूनेस्को और ईयू के प्रिंसिपल्स के साथ, जहां पर रिस्क बेस्ड रेगुलेशन के ऊपर फोकस किया, जहां पर हाई रिस्क और लो रिस्क को हमने डिफरेंशिएट किया और रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन को हम प्रमोट करते हैं। इनोवेशन के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट इतना जरूर है कि हम सेफ एआई को यहां पे प्रमोट कर सकें। बट प्रॉब्लम यह है कि इंडिया के अंदर कोई कॉम्प्रिहेंसिव लॉ नहीं है। गाइडलाइंस आ चुकी है बट लॉ अभी भी वॉलंटरी बेसिस पे ही वर्क कर रहा है। गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी की अगर बात की जाए तो एआई को यूज कर रही है गवर्नमेंट एजेंसीज और उसमें कई हार्म और एरर देखने को मिलते हैं, उसको हमें दूर करने की जरूरत है। डाटा प्रोटेक्शन और साइबर सिक्योरिटी के रिस्क और ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे क्योंकि सिटीजन एक्सपोज होंगे डाटा के मिसयूज से। बायसनेस एंड कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन और ज्यादा इंक्रीज हो सकता है, बिकॉज जिस डाटा के ऊपर आप इसे फीड करेंगे और जो एल्गोरिदम में बायसनेस होगी उससे असर पड़ेगा। एंड मोर ओवर जॉब डिस्प्लेसमेंट की भी एक प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। तो दीज आर द थिंग्स जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब बात करते हैं ऑल्टर मैग्नेटिज्म की। देखो, ऑल्टर मैग्नेटिज्म के अध्याय में एक नया चैप्टर है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसे कहा गया है टेक्स्ट बुक चेंजिंग डिस्कवरी। आने वाले समय में ये स्पिंट्रॉनिक्स कंप्यूटिंग, खासकर क्वांटम कंप्यूटिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स में इसके बहुत ज्यादा इंप्लीकेशन देखने को मिलेंगे। कहीं ना कहीं आप इसे बहुत ज्यादा यूज करेंगे। तो यहां पे ये कहा जाता है कि सबसे पहले आप फेरोमैग्नेटिज्म को समझो, जैसे आयरन, कोबाल्ट है। अब इनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलते हैं बिकॉज ये अपने स्पिन को, जो अटॉमिक मैग्नेटिक मूवमेंट है, इसको सेम डायरेक्शन में अलाइन कर लेते हैं, जिससे ये स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं। वेयरएज एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में आपको ये देखने को मिलता है कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो आपकी एटम के साथ अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन करते हैं, जिससे ये मैग्नेटिज्म को कैंसिल कर देती है, जिससे नो नेट मैग्नेटिज्म आपको देखने को मिलते हैं। कोई मैग्नेटिज्म यहाँ पे नहीं है। वेयरएज पैरामैग्नेटिज्म या डायमैग्नेटिज्म में थोड़ी वीक फॉर्म आपको देखने को मिलती है। तो कहा यह जाता है कि भाई ये जो अभी हमें ऑल्टर मैग्नेटिज्म देखने को मिली है, इसमें एंटी जो आपके फेरोमैग्नेट्स हैं उसकी तरह नेट जीरो मैग्नेटिज्म देखने को मिलती है। मतलब आप ये कह सकते हो कि एक डिस्टिंक्ट मैग्नेटिक ऑर्डर है जहां पर ये इन बिटवीन है फेरो और एंटी फेरो के बीच में। तो इसे प्रपोज 2022 में किया गया था लेबोर के द्वारा। अब हाल फिलहाल में इसको थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली कहीं ना कहीं आपने इंप्लीमेंट करके देखा है।
तो इसमें क्या होता है कि भाई आप कंबाइन करते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज जो बोथ द लाइक आप कह सकते हो फेरोमैग्नेटिज्म और एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में देखने को मिलती है। आप दोनों प्रॉपर्टीज यहां पे देख सकते हैं कंबाइंड। एंड जो स्पिन पोलराइजेशन है वो तो एग्जिस्ट करता है, बट ओवरऑल इसमें जीरो मैग्नेटिज्म आपको देखने को मिलता है। तो आने वाले समय में आपको इसका यूज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, खासकर स्पिनट्रॉनिक्स में ज्यादा देखने को मिलेगा। जैसे लो पावर हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक्स है तो उसमें यूज इसका काफी अच्छा रहेगा। एनर्जी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी जिससे डाटा स्टोरेज और बूस्ट होगा। क्वांटम कंप्यूटिंग में इसका यूज रहेगा। सेमीकंडक्टर्स और मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी में भी इसका, मेमोरी टेक्नोलॉजी में भी इसका यूज काफी अच्छा खासा हो सकता है। तो क्यों ये मैटर करता है? क्योंकि यहां पे इसने रीडिफाइन किया मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खासकर 2D मटेरियल्स के अंदर। एंड यहां पे अगर आप देखें तो इसमें जो मैग्नीज टेलुराइड है और रुथीनियम डाइऑक्साइड है, इसमें ये प्रॉपर्टीज को अभी रिसेंटली वेरीफाई किया गया है। तो ये दो केमिकल्स के नाम आप याद रख सकते हैं। बाकी आज के डिस्कशन में इतना ही था। आई होप आपको डिस्कशन अच्छी लगी हो। कल एक बार फिर एक नई डिस्कशन के साथ मैं विवेक शर्मा आपसे मिलता हूं। तब तक के लिए जय हिंद।